फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। ब्लड से हमने स्टार्ट किया, ब्लड में उसके फंक्शन, उसके बाद ब्लड ट्रैवल किस में करता है, मूव किस में करता है, वेसल्स के बारे में पढ़ा, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम ब्लड सेल्स पे आ गए कि ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। पहले हमने रेड ब्लड सेल को डिस्कस किया, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसका नंबर डिस्कस किया कि मेल में और फीमेल में डिफरेंस क्यों होता है, हाई एल्टीट्यूड पे और ग्राउंड लेवल पे उसका डिफरेंस क्यों होता है, क्यों ज़्यादा होते हैं और क्यों कम होते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, उसके बाद हम अंदर देखते हैं जी उसकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी कंपोजिशन क्या, उसके अंदर है क्या। तो हमने क्या देखा कि रेड ब्लड के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन है, हीम और ग्लोबिन का कम्बिनेशन है। उसका काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करेगी और टिश्यू लेवल से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगी और बाहर फेंक देगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसका देखा कि इसकी कमी और ज़्यादती दोनों चीज़ें हैं ना, अनीमिया है हीमोग्लोबिन की कमी, और रेड ब्लड सेल का नंबर इंक्रीज़ हो जाना, नॉर्मल नंबर से इंक्रीज़ हो जाना, वो उसकी ज़्यादती होगी। अपोजिट ये दोनों चीज़ें हैं जिसको हमने नाम दिया था, एक का अनीमिया कहा था, दूसरे का पॉलीसाइथेमिया। इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन भी लिखवाया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनीमिया एंड पॉलीसाइथेमिया, राइट अ डिटेल नोट ऑन इट। ठीक है, तो इसमें हमने अनीमिया की टाइप्स पढ़ी। इसमें एक मेगालोब्लास्टिक अनीमिया था जिसका मैंने केस आपसे कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जो विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। हेमोलिटिक अनीमिया था जो ब्लड टूटना शुरू हो जाता है, और एप्लास्टिक अनीमिया था। ठीक है, और इसी तरह और कौन सा अनीमिया रह गया, सिकल सेल अनीमिया रह गया। ठीक है, और पॉलीसाइथेमिया के हमारे पास दो टाइप्स हैं, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया एंड सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। जो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया है ये फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया होता है कि ज़रूरत पड़ने पे बढ़ जाएगा नंबर रेड ब्लड सेल का, ज़रूरत कम होगी तो नॉर्मल पे आ जाएगा। जैसे हिली एरियाज़ की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये भी केस इंपॉर्टेंट है। दो हमने क्या की थी, रिसर्च चलाई थी कि एक हिली एरियाज़ में, एक ग्राउंड लेवल पे लाहौर रीजन में है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ शीप्स जो है वो हमने चूज़ की, सेम ब्रीड की चूज़ की, हिली एरियाज़ में भी और यहाँ पे भी लाहौर एरिया में भी, तो फिर हमने ब्लड कलेक्ट किया तो रेड ब्लड सेल का नंबर का डिफरेंस क्यों है, ये रीज़न आपसे पूछी। ठीक है, इस तरह जो प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, इसे पॉलीसाइथेमिया वेरा भी कहते हैं, और ये क्या है, ये कैंसर है जिसकी जो ग्रोथ है वो क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। इसकी ग्रोथ कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ कंट्रोल में नहीं होती ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल की जो डिवीजन है या ग्रोथ है, अगर वो कंट्रोल्ड ना हो तो उसे हम कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट आ गया वाइट ब्लड सेल पे। वाइट ब्लड सेल की हमने कितनी टाइप्स पढ़ी, मेजर कैटेगरीज हमने दो पढ़ी, ग्रैनुलर, ए ग्रैनुलर। उसमें फिर हमने टाइप्स पढ़ी, ग्रैनुलर में हमने 3 टाइप्स पढ़ी, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल एंड इओसिनोफिल। और ए ग्रैनुलर में हमने क्या पढ़ा, फिर इसके हमने सबकी स्ट्रक्चर भी देखी और इसके फंक्शन भी देखे। ठीक है, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में न्यूट्रोफिल जाता है, जिधर भी पहला इन्फेक्शन होगा ये टक करके वहाँ पे पहुँचेगा। और इसका एक ब्यूटीफुल जो करेक्टर है, मैंने आपको बार बार बताया है कि ये ब्लड स्ट्रीम में भी प्रॉपर अच्छा काम करता है और टिश्यू में जाके भी अच्छा काम करता है। जबकि डिफरेंस अगर हम देखें मोनोसाइट का और उसका, क्या डिफरेंस है कि ब्लड सर्कुलेशन में वो इतना उसकी काम की एबिलिटी नहीं होती और वो मैच्योर भी नहीं होता। जब वो चला जाता है किस में, टिश्यू में, उसका साइज़ भी बढ़ जाता है और उसकी एबिलिटी टू वर्क वो भी आउटस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो उसको जब हम देखते हैं कि वो ब्लड स्ट्रीम से पहुंच गया टिश्यू में, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, माइक्रोफेजेस। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि हर आर्गन में माइक्रोफेज, हर आर्गन के टिश्यू में माइक्रोफेज बैठा है। जिस तरह मैंने एक नाके की एग्जांपल दी थी। ठीक है, हम अगर लंग्स की बात करें उसमें एल्यूलर सेल बैठे हैं, स्किन की बात करें तो उसमें हिस्टोसाइट्स बैठे हैं, अगर हम लीवर की बात करें तो वॉन कुफर सेल्स बैठे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे माइक्रोफेजेस हैं, माइक्रोफेजेस ही, लेकिन उसकी लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन रिगार्डिंग आर्गन, उसके हिसाब से उसका नाम डिफरेंस है। बस काम सबका सेम है कि उसने कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हो, कोई भी इंजूरियस एजेंट है, उसको पकड़ना है और उसको किल कर देना है। ठीक हो गया। हमारा एक और था लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, इसकी टाइप्स हैं। इस पर मैंने आपको इम्यूनिटी पे असाइनमेंट दी हुई है। एक हमारा रह गया था जो क्या था, प्लेटलेट्स।
यही रह गया था ना, पीछे बैकग्राउंड सारा समझ आ गया। सॉरी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी पे मैंने असाइनमेंट दी है कि आपने, ठीक है। और उसका तरीकाकार ये होगा कि जब वो असाइनमेंट मुझे जमा हो जाती है, इस वीक का मैंने कहा हुआ है, नेक्स्ट वीक से या मैं आपको पहले अनाउंस करूँगा कि पूरी क्लास वो तैयार करके आएगी इम्यूनिटी की प्रेजेंटेशन, जो मैं सेलेक्ट करूँगा उन 6 में से, वो आपको मैं ग्रुप में भेज दूँगा, उसमें चेंजेस करके वो सारे लड़कों ने, सारी गर्ल्स ने तैयार करनी है फॉर द प्रेजेंटेशन। 100 में से किसी भी, मैं 100 की तो प्रेजेंटेशन नहीं ले सकता ना, तो किसी की 5 हो गए या 10 हो गए, जिसका भी बारी आ गई वो रैंडम मैं उठाऊँगा। तो जिसका मैंने आपको बताया था ये 2 नंबर का है, तो जिसकी प्रेजेंटेशन ठीक हो जाएगी उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। जो नहीं आ सकेगा तो डेफिनेटली मैंने उनको चेक नहीं किया तो उनको भी मिल जाएंगे। जो आएगा और वो परफॉर्म ना कर सका तो 2 नंबर उसके, वो देख ले उसको, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि सारे तैयार करके हैं जी। प्रेजेंटेशन कोई है कि सारे इकट्ठी यानी कि कर लें? मैंने आपको पहले भी बताया है कि 6 जब मेरे पास आ जाएंगी असाइनमेंट्स, उसमें से मैं एक चूज़ करूँगा। तो स्लाइड्स को प्रिपेयर कौन करेगा? लाइक पूरी क्लास में कोई भी कर ले? कोई भी कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है। अभी 1-2 ग्रुप्स की मेरे ख्याल में, एक ग्रुप की आ चुकी है, वो एक लड़के ने कहा कि सर मैंने तैयार किया, मैंने कहा मुझे कोई मसला नहीं है। अब सबको ये जानी चाहिए, शेयर हो जानी चाहिए आपके ग्रुप में। मेरे पास जब 6 आ जाएगी तो मैं 6 की 6 जो है ना उनमें से सिलेक्ट करूँगा और उसमें कोई एडिट करना होगी चीज़ तो वो करूँगा, और फिर आपको एक असाइनमेंट मैं सारी क्लास को दूँगा जिसको तैयार करना होगा, ठीक है। अब हमारे पास रह गया कौन सा सेल? प्लेटलेट्स रह गए। प्लेटलेट्स के बारे में हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि ये बनते कैसे हैं। ये तो एक चीज़ तो मैंने आपको बार बार बताई है कि जो स्टेम सेल्स हैं, बोन मैरो में स्टेम सेल्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है हर तरह के सेल, हर तरह के ब्लड सेल्स को बनाने में। अब ये जो है, ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये एक मेगा कैरियोसाइट सेल बनाते हैं जो कि बहुत बड़ा सेल होता है, ठीक है, साइज़ में बहुत बड़ा होता है। जब वो टूटता है तो उसके फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। और इसका फंक्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्लॉटिंग में हेल्प आउट करता है, ठीक है। इसके स्टेप्स हम देख लेते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि वर्ड, अब ये आपको नज़र नहीं आ रहा, हीमोस्टेसिस एंड, और हीमोस्टेसिस और हीमियोस्टेसिस में क्या फ़र्क है? इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है उसको, उसकी मेंटेनेंस को कहते हैं, और हीमोस्टेसिस कहते हैं। हीम मतलब क्या है? ब्लड है। स्टेसिस भी इनके वैसे तो स्टैटिक से निकला है कि ठहर जाना, लेकिन किस जगह ठहरना? बैलेंस पे। ब्लड को रोक रहा है ना, ब्लड को ठहरा रहा है, रोक रहा है, तो हीमोस्टेसिस। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जब ब्लड इंजरी होती है और ब्लड लॉस होना स्टार्ट होता है, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो हीमोस्टेसिस कराते हैं, ब्लड को रोकते हैं, स्टैटिक फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैटिक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें पहली बात तो यह है कि जो पहला स्टेप है वो क्या होगा कि वेसल को इंजर तो होना पड़ेगा ना, तभी जाके ब्लीडिंग होगी, तभी जाके आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो जब वेसल कोई इंजर्ड होती है तो उसमें सबसे पहला जो काम होता है, हम अगली स्लाइड पे ही जाते हैं, उसको आपको ज़्यादा समझ आएगी। सबसे जो पहला काम होता है वो कंस्ट्रिक्शन होती है। किस चीज़ की कंस्ट्रिक्शन होगी? वेसल्स की। अब इसकी क्या रीज़न है? सिंपल सी रीज़न है कि ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे पाइप से पानी निकल रहा है, पाइप से अगर पानी निकल रहा है, आप आगे से क्या करो, उसको बंद कर लो, तो पानी उसी रफ्तार से और उसी वॉल्यूम से निकलेगा, तो अच्छा काम हो गया ना। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब मैं आपको वो स्टेप्स बता रहा हूँ कि जब ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हीमोस्टेसिस कराते हैं, रोकते हैं, ब्लड लॉस को रोकने से बचाते हैं, अपनी स्ट्रगल करते हैं। तो पहला क्या हो गया? वेसल खुद ही बहुत कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा। वो कौन कराता है? एक हार्मोन है, वो आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स प्लग। जिस जगह पे इंजरी हुई है, जो वेसल इंजर्ड हुई है, वहाँ पे प्लेटलेट्स को सिग्नल जाता है और प्लेटलेट्स मूव कर जाते हैं और वहाँ पे अपना प्लग बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि आपने एक मड उठाई, जो पाइप से कहीं से अगर पानी निकल रहा था, आपने उसको ऊपर मड का लेप दे दिया, ऐसी मड उठाई ऊपर रख दी, प्लग आ गया, तो उस रफ्तार से सीपेज ऑफ ब्लड नहीं होगी, ऐसे ही है। नेक्स्ट, अगर वो जो मड आप देखिए पहले सॉफ्ट थी, अब हार्ड हो जाएगी, क्लॉट में चेंज हो जाएगी। वही प्लेटलेट्स हैं जो
मैं कह सकता हूँ कि क्लॉट इज मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ प्लेटलेट्स प्लग, तो वो क्लॉट बन जी। प्लेटलेट्स जो है वो डेड सेल की फ्रेगमेंट्स होती हैं, तो उनका सिग्नल चला जाता है, वो आके बताता हूँ आपको। अभी तो हमने क्लॉटिंग का पूरा पाथवे पढ़ने हैं, ठीक है, सारी को डिटेल में आपको समझ आ जाएगी। ये जितने भी स्टेप्स हैं इनको करवाने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो ये सारा कुछ इनिशिएट करा रहे हैं, वो सारा आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब क्लॉट फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद जब क्लॉट बन जाता है, अब वो क्लॉट ने तो परमानेंट तो नहीं उसको ब्लड को रोकना, या वो परमानेंट हल तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ब्लड वेसल जहाँ पे रेप्चर्ड होती है वहाँ पे फिब्रिन फाइबर्स, वो भी आपको पढ़ाता हूँ वो कैसे बनते हैं, वो क्या होते हैं। फिब्रिन फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको ऐसे कहूँ जैसे वो स्वेटर नहीं होते, स्वेटर जैसे बुनते हैं, इस तरह के फाइबर्स जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन दो वो क्लॉट के अंदर से भी गुजर जाते हैं और वेसल को क्या कर देंगे, हील कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे ना, तो क्लॉट फिर उससे अलग हो जाता है, क्लॉट की अब ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। समझ आ गया? ऐसे समझ लें कि जैसे जहाँ पे पाइप कटा हुआ था आपने उसको सी दिया, सीने के बाद बड हट गई, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। अब ये हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ है इंसान की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में, किसी मतलब बर्ड्स की बात कर लो, लाइट से लाइट एनिमल की बात कर लो, हैवी से हैवी एनिमल की बात कर लो, जो स्ट्रक्चर बाय नेचर है उसकी, अगर वो टूटी है, बोन है ब्रेक हुई है, अगर वेसल है रैप्चर हुई है, कोई चीज़ है बॉडी की, कोई चीज़ है, अगर वो अपनी नेचुरल जो उसकी फॉर्म थी उससे वो टूटी है या ब्रेक हुई है, तो वो वैसे के वैसे नहीं बन सकती। अब आप मुझे बताएं ना, जहाँ पे फिब्रिन फाइबर्स होंगे, क्या आपको वेसल वैसी क्लीन और वैसी नज़र आएगी जैसे बाय नेचर थी? नहीं नज़र आएगी, ठीक है। ये मेगा कैरोसाइट के बारे में आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, क्या चीज़ें हैं। हेमाटोपोएटिक स्टेम जो है कि उसकी सीरीज़ का एक हिस्सा है, ठीक है, और इसका नंबर मैं आपको बता चुका हूँ। अब आ जाइए, ये जो स्टेप्स हैं बुक में इस तरह स्टेप्स दिए हुए हैं। मैं ये ना स्टेप्स आपको जो मैं स्लाइड दूंगा ना, इसको मैं अपने हिसाब से रिशफल करूंगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ना उसी से हम ये स्टेप्स को भी लेके चले। पहला स्टेप क्या था? कंस्ट्रिक्शन था ना, तो हमें वो चीज़ चाहिए जो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराती है। यही पहला स्टेप यही पड़ा ना, यूँ ही वेसल रैप्चर होंगी तो ब्लड निकलना शुरू होगा, तो वेसल जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी। तो कंस्ट्रिक्ट कराता कौन है? वो कंस्ट्रिक्ट एक हार्मोन कराता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको PGF2 अल्फा भी कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, PGF2 अल्फा एक ही बात है, ठीक है। अब ये क्या कराता है? ये एक लोकल हार्मोन है, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, वेसल वगैरह डैमेज होती है, रैप्चर होती है, ये वहाँ रिलीज़ होता है। लोकल का मतलब तो यही है ना, उसी एक स्पेसिफिक जगह पे ये एक्ट करे। कोई भी हार्मोन अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे एक्ट कर रहा है तो उसको लोकल हार्मोन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं और जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, कि जो पूरी बॉडी को सड्यूस कर देगा या एक्ट करेगा पूरी बॉडी को, तो जनरल है, और जो किसी स्पेसिफिक जगह के लिए करेगा वो लोकल है। अगर आपकी फिंगर में कोई माइनर सी सर्जरी होनी है तो आपकी पूरी बॉडी को बेहोश करना ज़रूरी है? तो लोकल लगेगा एनेस्थीसिया। तो ये भी क्या है? लोकल हार्मोन है। अगर ये लोकल ना हो और वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता हो तो जहाँ पे इन्फेक्शन है ये रिलीज़ होगा। अगर ये लोकल नहीं है और ये जनरल हार्मोन है तो ये तो पूरी की पूरी वेसल को कंस्ट्रिक्ट करा देगा। तो जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? तो मसला होगा, हार्ट उधर से इश्यूज़ हो जाएंगे, पंपिंग फास्ट हो जाएगी, लेकिन आगे ब्लड मूव ही नहीं कर रहा। तो लोकल की ही ज़रूरत है। तो इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन एक लोकल हार्मोन है, जब वेसल इंजर्ड होती है तो ये रिलीज़ होता है और क्या करा देता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देता है। PGF2 अल्फा, PGF2 अल्फा, ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद प्लेटलेट्स जो है जब ये एग्रीगेट करते हैं, जब ये उस जगह पे प्लग बनाते हैं, तो ये उसके बाद ना क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से कुछ ग्रैन्यूल्स रिलीज होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू अट्रैक्ट द मोर प्लेटलेट्स। तो हमें तो मोर प्लेटलेट्स चाहिए ना। जहाँ पे अटैच हुए प्लेट, मैं कहता हूँ 10 प्लेटलेट अटैच हो गए एक वेसल पे जो रैप्चर्ड थी, अब 10 अच्छे तरीके से काम, तो प्लग छोटा बनेगा, तो और प्लेटलेट्स चाहिए। तो वही जो पहले पहुँचे हैं वही क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से सिक्रीशन सिक्रीट होती है, वो क्या करती है, बाकी जो प्लेटलेट्स हैं उसको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, स्टिकी इन नेचर हो जाता है। जो गुजर रहे हैं वेसल के साथ वो तो वेसल के साथ गुजरेंगे, उनको सिग्नल मिल गया, उधर अटैच हो जाएंगे। जो बाकी फिर रहे हैं, दूर फिर रहे हैं, उनको फिर वही वाले जो प्लेटलेट्स होते हैं वही सिग्नल देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, अब प्लेटलेट्स क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करें। तो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी चीज़ करे, चाहे वो मसल करे चाहे वो सेल करे, उसके लिए कौन सी प्रोटीन्स चाहिए होती है, नाम सुना होगा, बड़ी मशहूर है। पीछे से कोई बोल दे यार, एक्टिन और मायोसिन। वो पीछे बालों को जो सेट कर रहा है, उठो। कौन सी प्रोटीन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन कराती है, वेरी गुड, सुन लिया, एक्टिन और मायोसिन। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक्टिन और मायोसिन क्या कराती है, हेल्प आउट करती हैं कॉन्ट्रैक्शन में। तो रेड ब्लड सेल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि रेड ब्लड सेल में भी एक्टिन और मायोसिन होगी। ऐसे ही यहाँ तक बात पहुँच गई। एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम है थ्रोम्बोस्थेनिन। इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटीन है जो क्या नाम है उसका, थ्रोम्बोस्थेनिन। ये भी रिस्पॉन्सिबल है टू इनिशिएट, टू पोटेंशिएट द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। अब मेरी बात सुने, कॉन्ट्रैक्शन होती है एक्टिन और मायोसिन से। एक्टिन और मायोसिन ये मैं आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी में। न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी, नर्व और मसल कैसे सिग्नल जाते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्टिन मायोसिन क्या करते हैं। सिंपल सा अभी आपको मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक्टिन और मायोसिन जब आपस में जुड़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, जब वो एक दूसरे को से अलहदा होंगे तो रिलैक्सेशन हो जाएगी। ऐसे ही है ना। अब कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए एक आयन चाहिए, उसका नाम क्या है, कैल्शियम आयन। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन का थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ ताकि आपको ना कन्फ्यूजन ना हो। जो कैल्शियम आयन है, जो कैल्शियम आयन है, ये क्या करता है कि ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज कराता है। कैसे कराता है वो सारी डिटेल बताऊंगा। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अभी सुन लें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका अभी आपका एग्जाम का पार्ट नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसलिए बोल रहा हूँ। कैल्शियम क्या रिलीज कराता है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जाता है सोडियम चैनल पे, सोडियम चैनल को वो करता है ओपन। अब सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है। और सोडियम अब किधर जाएगा, बाहर से अंदर ही जाएगा ना। जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा है वो कम की तरफ जाती है। तो जब कैल्शियम ने एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ कराया, एसिटाइल कोलिन कहाँ पे गया, सोडियम चैनल पे। सोडियम चैनल ओपन हुए, जब वो ओपन हुए तो सोडियम बाहर से अंदर सेल की तरफ मूव कर गया। सेल का अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है, -90 के अराउंड। अब जब पॉजिटिव अंदर जा रहा है तो वो नेगेटिव बढ़ेगा या पॉजिटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा। तो जब वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है और +0 पे या 34 तक भी कहते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखा हुआ है, जिसे हम पीक लेवल भी कहते हैं, तो वो क्या करता है, शूट भी, ओवर शूट भी कहते हैं। तो क्या करता है, जो ही पॉजिटिव की तरफ मूव करता है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, एक्टिन और मायोसिन की वजह से होती है। अब ये पूरी एक ड्रामा समझ आ गया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कैल्शियम वो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेगा। एसिटाइल कोलिन सोडियम चैनल पे जाएगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा और पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी ड्यू टू द एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। अब बात समझ लगी। अब यहाँ पे एक्टिन मायोसिन है, कैल्शियम की मैं बात कर रहा हूँ। तो कैल्शियम किस में होगी, अब रेड प्लेटलेट्स भी तो एक सेल है ना, तो सेल के किस ऑर्गेनेली में कैल्शियम होता है, मैट्रिक का क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर कैल्शियम, वो एक स्टोर हाउस है फॉर द कैल्शियम। तो कैल्शियम वहाँ से, अभी हम वो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं जो प्लेटलेट्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती है, ऐसे ही है ना। तो कैल्शियम कहाँ से आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से।
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर कैल्शियम आ गया, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन उसमें वैसे ही है, तो कैल्शियम का सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया और वो क्या करा देगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लेटलेट्स करा देगा। यहाँ तक बात। अच्छा, एक और बड़ा मज़े का पॉइंट तो रह गया, ये तीसरे वाला। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है हमें एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? विदाउट एनर्जी तो मैं बोल ही नहीं सकता, विदाउट एनर्जी मैं बोल नहीं सकता, मूव करना तो बड़े दूर की बात है। इवन दो कि मैं अपनी आंखें ब्लिंक नहीं कर सकता। यस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो एनर्जी भी चाहिए। अब दोबारा बोल रहा हूँ कि प्लेटलेट एक क्या है, सेल है। सेल के अंदर ऑर्गेनेली कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडीपी और एटीपी? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सेल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आई? कैल्शियम आई, उसने अपना रोल प्ले किया। जब उसने अपना रोल प्ले कर दिया, अब एक्टिन और मायोसिन को आपस में इंटरेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, एटीपी एटीपी। ठीक है, ये पूरे का पूरा सीन मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है कॉन्ट्रैक्शन में, होता क्या है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं आपको बात बताता हूँ कि जब आफ्टर डेथ कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होती, ये क्या हुआ है, लाइट चली गई। आफ्टर डेथ जो है, आफ्टर डेथ बॉडी हार्ड हो जाती है। उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है, ये आपको उसी में न्यूरोमस्कुलर में ही पढ़ाऊंगा। पढ़ा हुआ है, ठीक। हाँ, रिगर मोर्टिस होती क्यों है? ख़त्म हो जाती है। यस, वो जगह ही नहीं मिलती उसको अटैच होने के लिए, ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, बस बस यार, आवाज़ ना है, आवाज़ ना है। अब मैंने ये सारी चीज़ें हो गई, प्लेटलेट्स के कॉन्ट्रैक्शन का काम समझ आ गया। अब मैंने आपसे एक बात की थी कि फिब्रिन फाइबर्स बनते हैं। फिब्रिन फाइबर्स अगर बनते हैं तो फिब्रिन फाइबर्स को स्टेबल करने के लिए, अब देखें ना, आप स्वेटर वगैरह बुन रहे हो और वो लूज़ है, तो आप उसको स्टेबल करोगे, थोड़ा उसको टाइट करोगे या अच्छे तरीके से एक प्रॉपर फोर्स से हाथ रख के उसको बुनोगे ताकि वो प्रॉपर रहे। ये जो सारा का सारा फिब्रिन फाइबर्स होते हैं, इसके स्ट्रक्चर को भी स्टेबल करना होता है, उसके लिए स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं। वो स्टेबलाइजिंग फैक्टर इस पूरे फिब्रिन फाइबर्स को स्टेबल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जैसे हम घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद सीमेंट वगैरह हुई तो हम ऊपर पानी मारते रहते हैं। क्यों मार रहे हैं? उसको स्टेबल करने के, पक्का करने के लिए, पक्का करने के लिए ना। तो ये भी इस तरह का कुछ प्रोसेस है कि जब फिब्रिन फाइबर्स बनते हैं, उनको स्टेबल करने के लिए फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। एक और बात बताएं मुझे, आपने सेल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, हिस्टो में क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। ग्रोथ फैक्टर साथ रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, हीलिंग कर रहे हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं, रिपेयर कर रहे हैं। किसको? वास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स को, वास्कुलर स्मूथ मसल्स को, फाइब्रोब्लास्ट टू मल्टीप्लाई एंड ग्रो। जिस तरह के सेल वेसल के अंदर हैं वो डैमेज होंगे कि नहीं होंगे जब वैसा रैप्चर होगी, तो उनकी ग्रोथ के लिए ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो इन सारे सेल्स को क्या करते हैं, हील अप करते हैं, रिपेयर करते हैं। रैप्चर से लेके प्लेटलेट्स की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, उसमें फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, और वो वेसल जो है वो दोबारा से रीग्रो कैसे होती है, या रिपेयर कैसे होती है, ये मैंने पूरे स्टेप्स आपको बता दिए। एक क्वेश्चन लिखवा दें, राइट डाउन द फैक्टर्स, राइट डाउन द फैक्टर्स, राइट डाउन द एक्टिव फैक्टर्स लिख लें, राइट डाउन द एक्टिव फैक्टर्स इन प्लेटलेट्स साइटोप्लाज्म, in platelets cytoplasm to help out hemostasis, to help out hemostasis, cytoplasm to help out hemostasis। ये सारे जो मैंने आपको बताया ये करने हैं। अब जब ये प्लेटलेट्स
अब हम ना इसकी पूरी स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी ये है कि जब ये प्लेटलेट्स किसी डैमेज वेसल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना, उस स्पेशली जब उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये अपनी स्ट्रक्चर को ना चेंज करते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, मेरी तो नहीं गई। प्लेटलेट्स जब डैमेज वेसल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये अपनी स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आते हैं। वो क्या चेंजेस है मैं बताता हूँ। सूडोपोड्स का नाम सुना है? सूडोपोड्स अमीबा में होते हैं मेरे ख्याल में। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो प्लेटलेट्स के भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। कब? जब ये इंजर्ड वेसल्स के साथ इंटरेक्ट करता है। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गई। स्ट्रक्चर में जब चेंजेस आती हैं तो सूडोपोड्स निकलते हैं। सूडोपोड्स निकलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये प्लेटलेट्स स्टिकी इन नेचर हो जाते हैं, जो अभी आपको मैंने बार बार बोला है, स्टिकी इन नेचर हो जाते हैं। अब ये स्टिकी इन जब नेचर होंगे तो अपने जो एडजेसेंट जो मूव कर रहे होंगे प्लेटलेट्स, उनको क्या करेंगे? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेटलेट्स हैं वो उस जो पहले इनिशियली प्लेटलेट्स गए थे उसके ऊपर अडेयर होना शुरू हो जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा बात समझ लगी? स्ट्रक्चर चेंज हुआ, सूडोपोड्स निकले, स्टिकी इन नेचर हो गया, और प्लेटलेट्स मज़ीद प्लेटलेट्स को अपने साथ क्या किया? अटैच किया। और ये जो प्रोसेस है अटैचमेंट का, या अपने जो नियर बाय जो प्लेटलेट्स हैं उसको अट्रैक्ट करने का, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो एडीपी है, और एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? थ्रोम्बोक्सिन है। एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो नियर बाय प्लेटलेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन, ये आपके नोट्स में भी मौजूद है, टेंशन नहीं लेनी। एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन क्या करें कि ये जो नियर बाय प्लेटलेट्स हैं उनको क्या करें? स्टिकी नेचर करें और उनको अट्रैक्ट करें, ताकि वो क्या है? उस प्लेटलेट प्लग के ऊपर इकट्ठे हो जाए। अच्छा, जब प्लेटलेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, उनका नंबर बढ़ रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेटलेट्स प्लग में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही प्लग फिर क्या होगा? मैच्योर होकर किस में कन्वर्ट कर रहा है? क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लॉट में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जब क्लॉट में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद फिब्रिन फाइबर्स जब बनते हैं तो ये रिमूव हो जाता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये रिमूव होता है तो ये जाता कहाँ है? ब्लड स्ट्रीम में अगर चलता रहेगा, किसी नैरो जगह पे जाएगा तो ये तो मसला कर देगा। सर ये टूट जाता है, ये फैगोसाइटोज होगा। अब ये आपने पढ़ना है, छोटा सा क्वेश्चन है, अभी भी गूगल कर लोगे ना? यस सर। बताने से तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप खुद जब गूगल करोगे तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको कभी नहीं भूलने वाला कि जो प्लग क्लॉट बनता है उसके बाद वो क्या होता है? अलग हो जाता है उस डैमेज वेसल से। तो जब वो अलग होता है तो वो उसका क्या फ्यूचर है? उसके साथ क्या होता है? कभी-कभी तो मुझे एक्सटर्नली फाइबर, सॉरी, कभी-कभी तो ब्लड क्लॉट का एक्सटर्नली रिमूव कर सकते हैं। कैसे? कुछ ब्लड क्लॉट जैसे ऊपर होता है, हीमाटोमा अलग चीज़ है। व्हाट हैपन टू क्लॉट आफ्टर रिट्रैक्ट फ्रॉम द इंजर्ड वेसल? आफ्टर रिट्रैक्ट फ्रॉम द इंजर्ड वेसल। अच्छा जी, अब एक लास्ट बात ये है कि सेकंड लास्ट कि जो डैमेज बड़ा होगा, वेसल्स का डैमेज जो बड़ा होगा, सीवियर होगा, उसमें क्लॉट जल्दी बनता है, जो माइनर होता है उसमें जल्दी बनता है। अब माइनर को देखो, सीपेज ज़्यादा देर तक होती रहती है, छोटा सा कट लगा के देखो, और बड़ा कट लगाओ, क्लॉट जल्दी बनता है। क्यों? क्योंकि जब बड़ा क्लॉट है तो उतने ही ज़्यादा प्लेटलेट्स एक्टिव होंगे, उतनी ही ज़्यादा जो बाकी चीज़ें उसको सपोर्ट कर रही हैं वो सारी रिलीज़ होंगी। ठीक है, और जो माइनर कट होता है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है।
कितना लगता है ये मैंने लिखा हुआ है। इसको प्रैक्टिकल भी आप पढ़ेंगे, क्लॉटिंग जो टाइम होता है कि कितनी देर में नॉर्मल एक क्लॉट बनता है, कितनी देर तक ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम, ये आप पढ़ेंगे प्रैक्टिकल में। तो क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल जाएगा। तो वेरी करेगा ना फिर, जैसे कि आपने भी बताया। वेरी तो हर चीज़ करती है डेफिनेटली, स्ट्रक्चर वॉल्यूम पे भी वेरी करता है, एनिमल टू एनिमल वेरी कर सकता है। एक नॉर्मल जो चीज़, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर सवेयर किस्म की इंजरी है तो क्लॉटिंग जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू माइनर इंजरीज। अब लास्ट बात, आपके पास स्लाइड में जो पीपीटीज है इसमें एक स्लाइड है, क्लॉट कराने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 4 बढ़ा लो, 6 बढ़ा लो, 10 बढ़ा लो, चलो जी 10 के बाद और कुछ नहीं आता, 12 ठीक है। 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। हर क्लॉटिंग फैक्टर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 12 तक क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन ये अच्छा ये क्लॉटिंग फैक्टर जाते हैं 13 तक है। अगर आप 1 2 3 से स्टार्ट करो 13 तक जाते हैं, 6 मिसिंग है, मतलब 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 12 टोटल हो गया ना। तो अब क्लॉटिंग फैक्टर 1 का अलग नाम है, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 1 का नाम है फिब्रिनोजन, क्लॉटिंग फैक्टर 4 बड़ा फेमस कैल्शियम। तो इस तरह से 1 2 3 से लेके 13 तक हर किसी का एक नाम है, वो टेबल मैंने दिया हुआ है। ये नेक्स्ट हमने जो पाथवेज पढ़ने हैं क्लॉटिंग के, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, हमारी लैब में भी ये लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है, तो उसको आप देख लेना। नेक्स्ट, हाँ 6 वाला किधर जा रहा है? नहीं दिया उन्होंने नाम, पता नहीं क्यों नहीं दिया, मुझे भी रीज़न समझ नहीं आई आज तक भाई, जब इतने वो किधर मसरूफ़ था जो आपने नहीं दिया। बहरहाल ये हो सकता है कि फैक्टर 6 कोई और चीज़ हो, मुझे नहीं आई दिया, मैं देख लूँगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्लास में हमने फैक्टर्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ये जो आज हमने सिंपल प्रोसेस पढ़ा है ना, इसके अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे स्टेबलाइजिंग फैक्टर था, नाम लिया था ना, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, तो वो किस स्टेप पे आके इन्वॉल्व होता है? टाइम मेरा हो गया सर, 2 मिनट रह गए, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसको। हमने आज क्या पढ़ा? बस भाई प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, मेगाकैरियोसाइट्स का बता चुका हूँ, उसके नंबर बता चुका हूँ, उसका फंक्शन आपको मैं बता चुका था कि ये क्लॉटिंग में हेल्प आउट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? इंजरी जब होती है, वेसल इंजर्ड होती है, स्टेप्स क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन होगी, वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसके बाद प्लेटलेट्स उस पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, प्लग बना देंगे, वो प्लग कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? क्लॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो क्लॉट बनता है तो उसमें फिब्रिन फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं और वेसल हील अप होना शुरू हो जाती है। तो फिर हमें अब क्लॉट की ज़रूरत नहीं है, तो क्लॉट रिमूव हो जाता है। क्वेश्चन आपके ज़िम्मे क्या है कि ये क्लॉट के साथ फिर होता क्या है, ठीक है। आगे चले, जब हम देखते हैं, हमने कहा थी कि प्लेटलेट्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से सिक्रीशंस, ग्रैन्यूल्स रिलीज़ होते हैं जो कि मज़ीद प्लेटलेट्स को क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ताकि प्लग जो है वो बड़े साइज़ का हो जाए, प्रॉपर हो जाए, ताकि ब्लड को रोका जा सके। अब वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है? पहली बात तो यह है कि इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होने चाहिए जो कि होती हैं। उसके बाद क्या है कि इसमें कैल्शियम होनी चाहिए जो कि हमें कहाँ से मिलता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता है। अब ये कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम ने क्या करना है? उसने एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ कराना है। एसिटाइलकोलिन ने क्या करना है? सोडियम चैनल्स के ऊपर जाना है, उनको ओपन कराना है। सोडियम चैनल्स क्योंकि सेल के अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। जब वो अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, जीरो क्रॉस करता है या जीरो पे पहुंचता है, तो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो एक्टिन और मायोसिन क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर है तो वो कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे। बट उससे पहले क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एटीपी एडीपी माइटोकांड्रिया से मिलती है जो कि उसके अंदर ही पड़ा है। तो कॉन्ट्रैक्शन हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ये प्रोसेस हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि जो वेसल रैप्चर हुई है, डैमेज हुई है, उसके जो सेल्स हैं उनको हील अप करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए। और जो हीलिंग हो रही है या जो पूरा प्रोसेस है, फिब्रिन फाइबर्स बने हैं, तो हमें फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स भी चाहिए, ठीक है। प्लग कैसे बनता है? जब प्लग बनता है तो वो दूसरे जो थ्रोम्बोक्सिन है प्रोटीन और एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन है, ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, स्टिकी नेचर बनाते हैं दूसरे
जो प्लेटलेट्स फिर रहे होते हैं नियर बाय, उनको क्या करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जब ये प्लेटलेट्स अटैच होता है किसके साथ, वेसल के साथ जो कि डैमेज होती है, तो ये अपने स्ट्रक्चर को क्या करता है, चेंज कर लेता है। कैसे चेंज करता है कि ये सूडोपोर्स वगैरह बना लेता है। तो जब ये ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करता रहेगा तो क्या होगा, यार ये कॉन्सर्ट मुझे तुम्हारा नहीं छोड़ता, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और प्लग बन जाता है। प्लग क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है, क्लॉट रिमूव हो जाता है और फिब्रिन फाइबर स्टेबल हो जाते हैं और रिपेयरिंग ऑफ वेसल्स कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे कि ये जो पूरा हमने जो स्टोरी सुनी है इसमें फैक्टर्स कहाँ पे और कैसे इन्वॉल्व है।